तो रफा में इजरायली टैंकों ने कोहराम मचा दिया है। हमास के एक एक लड़ाकों को चुन चुन कर मारने की कोशिश में इजरायली सेना रिफ्यूजी कैंपों को भी नहीं बख्श रही है। अमेरिका से लेकर के यूनाइटेड नेशंस तक अपील कर चुके हैं कि इजराइल को हमले बंद कर देने चाहिए, लेकिन नेतन्याहू ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इधर हमास ने भी काउंटर अटैक किया है। इजराइल के 3 सैनिक हमास ने मार गिराए। حبيبي متعيد يا عماد रफा में नेतन्याहू का प्लान पॉइजन ऑन। बाइडेन को भी नेतन्याहू ने बोल दिया नो। संयुक्त राष्ट्र की भी इजरायल ने कर दी अनसुनी। रफा को खाक करने तक होंगे हमले। ऑल आइज ऑन रफा कर रहा ट्रेंड। हिंदुस्तान में 50 पार पारे में खौलते लोगों के लिए रफा की तस्वीरें डराने से ज्यादा दिल दहलाने वाली हैं। ताजा हमले में इजरायली डिफेंस फोर्स ने 12 फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया है। दुनिया के तमाम देशों की अपीलों, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, उनकी नेतन्याहू एक सुनने के लिए तैयार नहीं है। आम फिलिस्तीनियों पर इजरायली डिफेंस फोर्स कहर बनकर टूट रही है। इस बीच गाजा में जारी लड़ाई में इजरायली सेना ने 2 अहम दावे किए हैं। इजरायल का कहना है कि उसने दक्षिणी गाजा से मिस्र तक फैले हमास के सुरंगों के नेटवर्क को खोज लिया है, जो हमास के लिए लाइफलाइन बना हुआ था। इसके अलावा इजरायली रक्षा बलों ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर भी कब्जा कर लिया है। फिलाडेल्फी गाजा और मिस्र की सीमा से लगने वाला गलियारा है। इस पर कब्जे का मतलब है कि तकरीबन पूरे गाजा पर अब इजरायल का नियंत्रण हो गया है। फिलाडेल्फी बफर जोन रफा के पूरे दक्षिणी किनारे के लगभग 9 मील तक फैला है, जो मिस्र बॉर्डर पर स्थित है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि गलियारे के साथ घिरी पट्टी में हथियारों की तस्करी के लिए हमास द्वारा इस्तेमाल की जा रही 20 सुरंगों को पकड़ा है। साथ ही आईडीएफ सैनिकों ने मिस्र और रफा के बीच सीमा पर फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। 100 मीटर चौड़ा यह इलाका हमास के लिए जीवन रेखा के रूप में काम करता है, जिसका इस्तेमाल वो गाजा पट्टी में नियमित रूप से हथियारों की तस्करी के लिए करते हैं। हालांकि इजरायल के दावे को मिस्र ने गलत बताया है। मिस्र के मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू की सेना रफा में अपने हमले को उचित ठहराने की कोशिश कर रही है। इजरायली दावे के मुताबिक उसने रफा सीमा पर नियंत्रण कर लिया है। इसके बाद युद्धग्रस्त इलाके में ले जाई जा रही सहायता रुक गई है। मिस्र ने युद्ध विराम समझौते के प्रयासों में हमास और इजरायल के बीच वार्ता में मध्यस्थ के रूप में काम किया है। मिस्र लंबे समय से फिलिस्तीन की वकालत करता रहा है और हजारों निर्दोष फिलिस्तीनी नागरिकों की हत्या की निंदा की है। लेकिन इजरायल अब अमेरिका की नहीं सुन रहा, तो मिस्र की क्या सुनेगा? अमेरिका ने फिर से यह क्लियर कर दिया है कि रफा में जो उसके लिए हथियार नेतन्याहू इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसके खिलाफ है। इजरायल M61 वल्कन गन का इस्तेमाल अपने ऊपर होने वाले ड्रोन हमलों के खिलाफ कर रहा है। M61 वल्कन एक 6 बैरल वाली हाइड्रोलिक रूप से संचालित 20 मिलीमीटर स्वचालित तोप है, जो 6000 राउंड प्रति मिनट से अधिक फायर करने में सक्षम है। पुतिन बहुत बड़ी परमाणु जंग शुरू कर सकते हैं, जो पूरे यूरोप का विनाश कर देगी। रूस ने साफ कह दिया कि अगर यूक्रेन को हथियार देना बंद नहीं किया तो रूस जंग में किसी भी हद तक चला जाएगा।
की आखिरी जंग, 72 मिनट, 300 करोड़ मौत। रूस यूक्रेन जंग को 885 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। हालात ये हैं कि यूक्रेन खुद को बचाने के लिए नाटो के 32 देशों से ऐसे हथियार मांग रहा है जो रूस में बेहद अंदर तक मार कर सके। इस वक्त यूक्रेन अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड, फ्रांस से लंबी दूरी की मिसाइलें मांग रहा है। F-16 जैसे घातक फाइटर जेट तुरंत देने को कह रहा है, लेकिन इधर पुतिन के रूस ने ऐसा ऐलान कर दिया है जो दुनिया पर बहुत भारी पड़ सकता है। रूस पहले से ही परमाणु युद्ध की तैयारी कर चुका है और अब तो खबर ये भी आ रही है कि रूस ने नाटो के 32 देशों को सीधे सीधे एटमी जंग के लिए ललकार दिया है। यानी पुतिन अब 72 मिनट की ऐसी जंग करने जा रहे हैं जिसमें कम से कम 300 करोड़ की मौत हो सकती है। भस्म होगा नाटो, 32 देशों को परमाणु धमकी। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं पुतिन की एटमी जंग का सबसे पहले शिकार कौन कौन हो सकता है। कुछ रिपोर्ट के दावों के मुताबिक पुतिन के रूस ने नाटो के 32 देशों को एटमी जंग की आखिरी धमकी दी है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के चक्कर में तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा है जिसमें घातक परमाणु हथियारों का जमकर इस्तेमाल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक 72 मिनट तक परमाणु जंग हो सकती है जिसमें 5000 से ज्यादा परमाणु बम इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए पूरा यूरोप और अमेरिका भस्म हो सकता है। पुतिन के परमाणु हमलों का पहला शिकार अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पूरा वॉर गेम दुनिया का विनाश कर देगा। Нагнетание и еще один шаг к серьезному конфликту в Европе и глобальному конфликту. Им это нужно? Ну, пожалуйста. Мы все равно будем делать так, как мы считаем нужным, вне зависимости от того, кто находится на территории Украины. एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर कुंवर राष्ट्रदीप ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए रात 12 बजे बाद किसी भी प्रकार की गतिविधियों का संचालन नहीं करने और रात 10 बजे बाद लाउड म्यूजिक नहीं बजाने को लेकर आदेश जारी किए हैं। देर रात तक नाइट क्लब, पब, बार आदि के संचालन के चलते आपराधिक वारदातें बढ़ रही थी, जिसे मद्देनजर रखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं। अवहेलना होता तो धारा 188 आईपीसी के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगा। अगर नॉइज कंट्रोल एक्ट का वायलेशन करेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगा। अगर तंबाकू एक्ट की वायलेशन होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगा। अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का तो वायलेशन होगा उसके तहत कार्रवाई होगा। तो तरह तरह आईपीसी के अलावा तरह तरह का अधिनियम और है जिसके तहत हम कार्रवाई कर सकते हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत पुलिस सख्त एक्शन लेगी और जहां पर रात 12 बजे बाद होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, नाइट क्लब, बार, मॉल, डिस्कोथेक, फार्म हाउस खुले पाए जाने पर सील की कार्रवाई के साथ साथ गिरफ्तारी और सजा का प्रावधान भी किया गया है। कोई ऐसा संस्थाएं है वो विज्ञापन देता है कि हमारे यहाँ 4 बजे चलता है, पूरी रात चलता है। इस तरह का संस्थाओं का जो डिस इन्फॉर्मेशन पर ध्यान ना दे, ये कमिश्नरेट की तरफ से धारा 140 के तहत आदेश जारी किया कि 12 बजे के बाद पूरी तरह प्रतिबंधित है। आपको बता दें कि जयपुर में अभी तक पुलिस केवल समझाइश कर रही थी, लेकिन अब एक्शन लेगी। देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन की नई गाइडलाइन कितनी कारगर साबित होती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो कहते हैं समझ के चलो पाकिस्तान के पास एटम बम है। जो पाकिस्तान के बम की बातें करते हैं ना,
आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि इन बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। एक ऐसा मुल्क जहां कर्ज के पैसों से लोग आज जिंदा हैं, वो पाकिस्तान है जहां आटे से लेकर पानी हर कुछ कटोरा फैलाने के बाद ही पाकिस्तान की झोली तक पहुंचता है। पेट में खाने को दाने नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को परमाणु बम की गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तान के परमाणु बम की देखरेख करने वाली नेशनल कमांड अथॉरिटी के खालिद अहमद किदवई ने कहा है कि पाकिस्तान के परमाणु बम को लेकर कोई नो फर्स्ट यूज की नीति नहीं है। किदवई ने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु बम पूरी तरह से तैयार है। एक पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, नसर उसे बोलते हैं, वो जो है वो लॉन्च किया हुआ है, हमारे पास है। उसमें यह है कि इट्स शॉर्ट रेंज, 60-70 किलोमीटर तक दूर जाता है। पाकिस्तान में अचानक ही परमाणु बम का टेप क्यों बजने लगा है? उसके पीछे की वजह है पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की गर्जना, जिसके बाद सरहद पार खलबली मची है। उसका एटम बम फेंकने के लिए है तो हमारे पास हमारा एटम बम फ्रीज में रखने के लिए नहीं है। हम भी छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं और कहीं भी होगा। दरअसल पाकिस्तान इस बात को जानता है कि वो भारत से युद्ध में टक्कर नहीं ले सकता है। चीन उसकी कितनी भी मदद कर दे, लेकिन पारंपरिक युद्ध में उसकी बर्बादी तय है। पाकिस्तान के पीएम भी इस बात को दुनिया के सामने मान चुके हैं कि वो दोबारा भारत से युद्ध करने की गलती नहीं कर सकता है। हाल ही में भारत में मांग उठी है कि नो फर्स्ट यूज की नीति को बदला जाए, लेकिन अभी कोई फैसला हुआ नहीं है। भारत में चल रही इस बहस से पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व घबराया हुआ है, इसलिए पाकिस्तानी नेता एक बार फिर एटम बम की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान कहता है जी कि हम तो फर्स्ट यूज करेंगे, ठीक है जी, हम तो यूज करेंगे। उसकी वजह यह है कि वी कैन नॉट कम्पीट विद इंडिया इन कन्वेंशनल कैपेबिलिटी। सो इसीलिए पाकिस्तान हर रोज अपनी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो है उसको नीचे करता रहता है। और अगर आप इंडिया का स्टैंड देखें, अब इंडिया भी अपनी पोजीशन बदल रहा है, ठीक है जी। इंडिया भी ये कह रहा है कि हम नो फर्स्ट यूज पे नहीं खड़े हुए। अब पाकिस्तान के अंदर ये बौखलाहट इसलिए है क्योंकि 4 जून की तारीख नजदीक आ रही है और भारत की तरफ से बीजेपी के कई नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि 400 पार आते ही पीओके को भारत में मिलाने का एक्शन शुरू हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान के हाथ पांव फूल रहे हैं और अब तक पाकिस्तान के अंदर वहां सरकारी अफसरों ने भी कबूल कर लिया है कि पीओके अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। आज एजी साहब ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कोर्ट में की। उन्होंने कहा कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, तो ये आई थिंक एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है जो रियासत दे रही है कि कश्मीर हमसे अलग है या कश्मीर हमसे नहीं है। ये अच्छी बात नहीं थी, मुनासिब बात नहीं थी करनी थी। पाकिस्तान आर्मी चीफ, पाकिस्तानी पीएम या कोई भी पाकिस्तानी अफसर एटम बम का टेप बजा ले, लेकिन पाकिस्तान की असलियत दुनिया जानती है। वहां की आवाम भी कहती है कि पाकिस्तान के पास खाने को दाने नहीं है, तो वो एटम बम को लेकर क्या करेंगे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हाई राइज बिल्डिंग ही दिखाई पड़ती है। बिल्डिंग इतनी ऊंची होती है जिससे लिफ्ट यहाँ की मूलभूत जरूरत है। बिना लिफ्ट के ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फ्लोर पर जाना संभव नहीं होता। लेकिन इन दिनों सोसाइटी में एक के बाद एक लिफ्ट के खराब होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब ताज़ा मामला नोएडा की पॉश सोसाइटी का है, जहां पर लिफ्ट अचानक खराब हो गई। उस वक्त एक परिवार लिफ्ट में सवार था, जिसके साथ उनका छोटा बच्चा भी मौजूद था। 15 मिनट तक ये लोग बाहर ही नहीं निकल पाए। इस दौरान गर्मी से सभी का बुरा हाल हो गया था। मासूम तो रोने भी लगा था। पीड़ित परिवार मदद के लिए चिल्लाता रहा। सोसाइटी को लोगों को जैसे ही इस घटना का पता चला, उसके बाद गार्ड को बुलाया गया।
काफी मशक्कत करने के बाद सभी को लिफ्ट से बाहर निकाला गया। कहा जा रहा है कि दंपति अपने परिचित से मिलने गया था, लेकिन जब वो उनके फ्लैट से नीचे आने लगे तो लिफ्ट अचानक बंद हो गई। नोएडा सेक्टर 120 की प्रतीक लॉरेल सोसाइटी की ई टावर की ये घटना है। इस घटना के बाद से सोसाइटी के दूसरे लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। लोगों का कहना है कि लिफ्ट एक्ट लागू हो चुका है, लेकिन फिर भी लिफ्ट में फंसने के मामले सामने आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि फ्लैट खरीदने से पहले बिल्डर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन लोगों की सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरती जा रही है। सोसाइटी के लोगों का ये भी कहना है कि हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी मेंटेनेंस का बुरा हाल है। सोसाइटी की कमान AOA के हाथ में है। वहीं जनरेटर में डीजल नहीं होने से घंटों बिजली भी गायब रही। किसी तरह डीजल मंगवाने के बाद जनरेटर दोबारा शुरू किया जा सका। ये घटना इस परिवार के लिए बेहद डरावनी और तनावपूर्ण रही। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।